दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के भूगोल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। इससे पहले हमने भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड पहले पार्ट में देखा था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला वीडियो लेक्चर अवश्य देख लें, ठीक है। तो चलिए आज जो हम देखने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे भाबर, तराई, खादर और बांगर के बारे में। परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बाद में हमने एक टेस्ट को इंक्लूड किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। चलिए देखते हैं। अगर हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना और दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। देखिए हमने भारत की भूगोल की इस सीरीज में सबसे पहला जो वीडियो लेक्चर जो हमने दिया था उसमें हमने पढ़ा था भारत के सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में भारत के भौतिक विभाजन को हमने शुरू किया था, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट में उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत का जो भौतिक विभाजन हमने किया था इसमें हमने 5 पार्टों में इसको बांटा था। उन सभी 5 पार्ट को हम अच्छे से एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा जल्दबाजी इस वजह से नहीं कर रहा, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा प्रश्न परीक्षा से छूट जाता है। नहीं, एक वीडियो लेक्चर में मैं पूरे भौतिक विभाजन को कंप्लीट कर सकता था जिस तरीके से मोस्टली लोग जो है कवर कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इसी तरीके से अपने इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होगी, आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आज जो हम देखने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्थिति की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान की जो स्थिति है हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में इसकी स्थिति है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि हिमालय पर्वत के 3 पार्ट थे, जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक जो था सबसे अंतिम, दक्षिण की तरफ सबसे अंतिम पार्ट था, ठीक है। तो उसी शिवालिक के नीचे दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों में ये जो क्षेत्र है विखंडित होने लगता है। उसके बाद में फिर मैदानी क्षेत्र देखा जाता है, तो वही उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। निर्माण की बात करें तो जो इसका निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, जो मुख्य नदी हैं हिमालय से निकलने वाली और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। अवसाद की बात करें तो नदियां जो हैं जो पहाड़ों से मिट्टी को काट कर जो अपने साथ लेकर आती हैं और पेड़ पौधों को जो साथ में ले आती हैं, ठीक है। तो उसी के निक्षेपण मतलब बार बार परतों का जमना, ठीक है। तो उससे निर्माण हुआ है उत्तर के विशाल मैदान का। विस्तार की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान का जो विस्तार है वह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी देखी जाती है। और क्षेत्र की बात करें तो यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार देखा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक छोटा सा चित्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने पहले पार्ट में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया है। जो ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में ये दूसरा पार्ट है सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है। इसी को उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे और समुद्र तटीय मैदान और यहाँ पर दोस्तों द्वीप समूह, इनके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विभाजन की बात करें तो उत्तर के विशाल जो मैदान है उसका विभाजन उच्चावच भौतिक लक्षणों के आधार पर इसे 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 प्रदेश हैं? तो पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश,
तीसरा खादर प्रदेश, चौथा बांगर प्रदेश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही 4 पार्ट जो किए गए हैं इसके, इन्हीं के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है और यहीं से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाबर प्रदेश के बारे में। शिवालिक के दक्षिण में समानांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला जो शिवालिक है, इसके नीचे दक्षिण की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा उत्तर के विशाल मैदान शुरू होना मतलब वहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी के समानांतर फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहा जाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। हिमालय से आने वाली नदियाँ यहाँ भूमिगत हो जाती हैं और सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका जो है विस्तार देखा जाता है। तो देखिए मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में जब हम चलेंगे तो बहुत ही मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। जो हिमालय से जो नदियाँ निकल कर आ रही हैं, तो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वह इनमें भूमिगत हो जाती हैं। भूमिगत का मतलब है कि पत्थरों के अंदर बहने लग जाती हैं, ऊपर से वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है। ये तो आप कॉमन सेंस वाली बात है। आप बड़े बड़े जो पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक छोटे से चित्र के माध्यम से, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिमालय पर्वत के बाद में ये मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर जो देखे गए हैं यही हैं भाबर, ठीक है। तो यही भाबर प्रदेश है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम तराई प्रदेश के बारे में। यहाँ देखिए एक बार और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के बाद में ये देखिए मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, यही है भाबर प्रदेश। उसके बाद में अब जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद में आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बाद में जो तीसरा पार्ट था, खादर के बारे में पढ़ेंगे और बांगर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन सब के बारे में चर्चा आगे करते हैं। यहाँ देखिए तराई प्रदेश के बारे में देखें तो ये भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। देखिए मैं यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो शिवालिक श्रेणी है, इसके दक्षिण में जब हम चलते जाएंगे तो इनका जो विस्तार देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है खादर और उसके बाद में है तराई प्रदेश, ठीक है। खादर नहीं, सॉरी, भाबर के बाद में तराई प्रदेश। तो देखिए यह भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। यह बारीक कंकड़ पत्थर, रेत, जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, जो भाबर में जो मोटे मोटे पत्थर पाए जा रहे थे, यहाँ पर बहुत ही बारीक कंकड़ पत्थर और रेत और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं आपको बताऊं तो जलोढ़ मिट्टी को इसका जो अर्थ होता है वह होता है जल को ओढ़े हुए, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में भूमिगत नदियां यहाँ प्रकट हो जाती हैं, यानी वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि भाबर क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियाँ हिमालय से निकल कर आ रही हैं वह भूमिगत हो जाती हैं, यानी पत्थरों के अंदर बहने लग जाती हैं। वो यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं, यानी दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। और कृषि के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो प्रमुख फसलों में देखें तो यहाँ गन्ना, चावल और गेहूं की खेती की जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको छोटा सा चित्र नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, इसके बाद में ये मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर हैं ये भाबर क्षेत्र है, और इसके बाद में शुरू होता है तराई क्षेत्र, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं एक और चित्र के माध्यम से। यहाँ देखिए ये हिमालय पर्वत से ये भाबर प्रदेश के बाद में ये यहाँ पर ये वाला जो चित्र पाया जाता है ये है तराई प्रदेश, ठीक है। तो चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं खादर प्रदेश क्या है, खादर कैसे कहा जाता है। खादर और बांगर में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए बड़े ध्यान से देखना। देखिए नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मैदानों को
खादर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को कवर करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँ कि ये एक नदी है जो बहकर आ रही है, ठीक है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, इसके पास में जो मिट्टी पाई जाती है, इसके पास में जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर होता क्या है कि प्रतिवर्ष जब इसका बहाव बढ़ जाता है, यानी बाढ़ वाली जो स्थिति आती है, तो इसका पानी का बहाव चौड़ाई में अधिक हो जाता है, ठीक है। जहाँ तक इसका पानी जाता है प्रतिवर्ष वहाँ पर पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, और उसी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। उसी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि खादर जो वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ देखा जाता है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला जो हिस्सा है और जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पर इसका जो विस्तार देखा जाता है। इस क्षेत्र में बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत बन जाती है, यानी बाढ़ का पानी जब प्रत्येक वर्ष वहाँ तक जाता है तो जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसकी नई परत वहाँ पर बन जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपयुक्त है, ठीक है, और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर जूट, गन्ना, दलहन और चावल और गेहूं की फसल की जाती है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये तराई का क्षेत्र है, इससे पहले हमने देखा था अभी बाबर वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, ये जो नदी है, ये नदी है, यहाँ पर इसका जो पास का जो क्षेत्र होता है, पास की जो मिट्टी पाई जाती है, पास का जो क्षेत्र होता है, ये होता है खादर। और उसके जो दूर का वहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है पानी नहीं पहुँचता है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है बांगर। तो चलिए बांगर को हम अभी आगे समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बार और मैं आपको दिखा दूं। यहाँ देखिए अभी हमने देखा था हिमालय से नदियाँ जब निकल कर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्षेत्र जो हमें मिलता है मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित वो भाबर प्रदेश, उसके बाद में तराई प्रदेश, तराई प्रदेश के बाद में ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नदी देखिए यहाँ से जो जा रही है, तो इसके जो पास का जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है पानी पहुँचता है, वह है खादर प्रदेश, वह है खादर प्रदेश। वहीं देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है, ये दूर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये होता है बांगर प्रदेश, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है दोस्तों। तो बांगर के बारे में तो यहीं आप समझ चुके हैं। तो चलिए लेकिन आगे देखते हैं। देखिए बांगर प्रदेश, बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल के ऊपर वाला क्षेत्र होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो नदियों के बाढ़ वाले जो मैदान होते हैं, उनके जो पास वाला जो क्षेत्र होता है वह होता है खादर, और उसके ऊपर वाला क्षेत्र होता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। नई क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, जिससे वहाँ पर निक्षेपों का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह मिट्टी लवणीय तथा क्षारीय पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेह, कल्लर, भूड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि ये जो बांगर प्रदेश वाली जो मिट्टी है, इन्हें स्थानीय भाषा में रेह, कल्लर और भूड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, और यह कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है। उपयोगी होता है, खेती यहाँ पर की जाती है, लेकिन खादर की अपेक्षा कम उपयोगी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम रेह और कलर के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रेह और कलर किसे कहा जाता है, तो अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि पर जमी एक नमकीन सफ़ेद परत को रेह या कलर कहा जाता है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अधिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए भूड़ देखते हैं। भूड़ क्या होती है, तो यहाँ अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती हो तो उसे भूड़ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कंकरीली भूमि पाई जाती है। तो चलिए रेह, कलर और भूड़ के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए बांगर प्रदेश को हम एक बार और दिखाते हैं।
यहाँ देखिए वही हमने अभी देखा था, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, पहले भाबर प्रदेश आता है, फिर उसके बाद में तराई प्रदेश, और खादर प्रदेश है जो नदी के पास वाला जो रीजन होता है वह खादर प्रदेश है, और बांगर प्रदेश नदी से जो बाढ़ के पानी से जो दूर है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है जिसके द्वारा हम बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सभी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो बड़े आराम से और अच्छे से आप समझते चलना। ठीक है, तो चलिए, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि अभी हमने 4 भागों में बांट के अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, उसी तरीके से प्रादेशिक विभाजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, तो देखिए राजस्थान का मैदान है, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, ये हमारा गंगा का मैदान है, और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए एक बड़े से चित्र में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जो पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरे नंबर पे ये राजस्थान का मैदान, और ये गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो ये गंगा का मैदान, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, तो विस्तार की बात करें तो जैसा कि वहीं पता चल रहा है कि पंजाब हरियाणा का मैदान, तो इसका जो विस्तार पंजाब व हरियाणा के पश्चिमी भाग में देखा जाता है। रावी नदी व यमुना नदी के बीच का ये क्षेत्र है। ठीक है, यह मैदान मुख्य रूप से भांगर से निर्मित है। भांगर और खादर के बारे में अभी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। नदियों के बाढ़ के पानी से जो दूर का जो क्षेत्र होता है वह भांगर होता है। ठीक है, पंजाब के मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान में जो नदियों के द्वारा जो अपरदन होता है उससे जो निर्मित भूमि है उसे चौस कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि हम पंजाब के बारे में तो आप वैसे भी जानते हैं कि पंजाब का जो नाम पड़ा है वो 5 नदियों के नाम पर पड़ा है पंजाब। तो यहाँ पर जो है जो नदियों के दोआब काफ़ी पाए जाते हैं। दोआब क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दोआब के बारे में बता दूं। तो देखिए दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दोआब किसे कहा जाता है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। आगे देखिए तो कौन कौन से दोआब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सिंधु और झेलम का दोआब, तो इसे सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। झेलम और चिनाब का दोआब इसे चाच दोआब कहा जाता है, और चिनाब और रावी का दोआब इसे रेचना दोआब कहा जाता है, और रावी और ब्यास का दोआब इसे बारी दोआब कहा जाता है, और ब्यास और सतलज का दोआब इसे विष्ट दोआब कहा जाता है। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, विष्ट दोआब कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी इन दोआब से डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि रेचना दोआब कौन कौन सी नदियों के मध्य के दोआब को कहा जाता है। इस तरीके से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे बस विनम्र निवेदन है, और ये मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अपने भूमिका अवश्य निभाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। चलिए, और कमेंट करके आप अवश्य बताया करें कि आपको हमारे द्वारा दिया जाने वाला ये कंटेंट और वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऊर्जा आती है, जिससे कि हम और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी उम्मीद है, आप हमारे लिए बस इतना करते चलिए। बाकी हम आपको सब कुछ इतना जो है फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी है हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारे लिए इतना कर दीजिए, हमें आपसे बस यही उम्मीद है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार जो है अरावली से भारत पाकिस्तान सीमा तक
देखा जाता है। इस मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें रोहो कहा जाता है। बस यही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के मैदान में जलोढ़ के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो रोहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में लूनी नदी यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। तो कभी पूछा जाए कि राजस्थान के मैदान वाले क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी। ठीक है, यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे कि सांभर झील, डिंडवाना झील, लून करंस सागर झील। ठीक है, तो ये सब झीलें इसी राजस्थान के मैदान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। गंगा का मैदान, जो कि सबसे बड़ा मैदान है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। तो गंगा के मैदान में देखें तो इसका विस्तार यमुना नदी से बांग्लादेश एवं बंगाल की खाड़ी तक पाया जाता है। लंबाई 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में इसका विस्तार देखा जाता है। ठीक है, पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक व पूर्व में कम पाई जाती है। और ये एकमात्र ऐसा मैदान है जहां पर भाबर, तराई, बांगर और खादर का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर जो है ये जो चारों पार्ट हमने पढ़े थे, ये चारों पार्ट इस मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती हैं, नई नई परतों का जमाव करती हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा इसी मैदान का भाग है। ठीक है, तो अभी हम 3 पार्ट्स में गंगा के मैदान को पढ़ेंगे। उसमें सबसे जो लास्ट वाला निम्न गंगा का मैदान है उसमें पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अपर गंगा प्लेन और इसके बाद में मिडिल गंगा प्लेन और ये लोअर गंगा प्लेन, तो ये 3 पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम गंगा के मैदान को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 मैदान हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। जो ऊपरी गंगा का मैदान है वह पश्चिमी भाग है, मध्य गंगा का मैदान मध्य भाग और निम्न गंगा का मैदान डेल्टाई प्रदेश। ये वही डेल्टाई प्रदेश जो सुंदरवन के डेल्टा की जो हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने अभी ऊपरी जो हमने चित्र के माध्यम से अभी आपको दिखाया था, तो चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, तो ये रहा, यहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पंजाब हरियाणा का मैदान हमने देख लिया है, राजस्थान का मैदान भी देख लिया, और गंगा के मैदान में ये यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं, जिसमें ऊपरी गंगा का मैदान ये रहा और मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो जो इसका विस्तार है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो वहीं पर पूर्वी भाग में इसका विस्तार देखा जाता है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण यहाँ द्वीपों का निर्माण देखा जाता है। इसमें माजुली द्वीप असम में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। देखिए, यहाँ से बस आपको ये ब्रह्मपुत्र के मैदान से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो का मैदान है उसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ये जो रीजन है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, जो मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा जो थ्योरी सेक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है। तो दोआब किसे कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच का भाग, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोआब के बारे में मैंने बताया था कि 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाबर पेटी पाई जाती है। भाबर पेटी छोटा नागपुर पठार में, हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, तटीय प्रदेशों में। तो भाबर पेटी के बारे में मैंने बताया था कि शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जब हम चलते हैं तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पर पाए जाते हैं, वही हैं भाबर प्रदेश। ठीक है, तो हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में भाबर पेटी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ जो समतल मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, बांगर। तो यहाँ पर देखिए जो मैदान जो फैला हुआ है उसे कहा जाता है तराई। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेशों की बात करें, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखिए मैंने अभी बताया था पुरानी कछारी मिट्टी और नई कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। हाँ, यहाँ और ये बात याद रखना, जलोढ़ मिट्टी जो बताई थी, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, तो जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी थी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बांगर। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? यहाँ देखिए ये एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, प्रायद्वीपीय भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल संसाधन, जो सतह का जो जल संसाधन है कहाँ पर उच्चतर है, वाटर लेवल की ये बात कर रहा है। तो जो गंगा का मैदान है यहाँ पर नदियों का जाल पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में जो है सतही जल संसाधन उच्चतर है। ठीक है दोस्तों, तो ए इसका हो गया राइट आंसर। भाबर उदाहरण है भाबर गिरपद मैदान का, मृत्तिका मैदान का, डेल्टाई मैदान का, प्लेन का। तो भाबर जो उदाहरण है वह है गिरपद मैदान का। ठीक है, गिरिपद मतलब पर्वत के पद, पैरों का। ठीक है, जैसे कि शिवालिक कि जब दक्षिण में हम चलते हैं तो उसके पैरों में जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वही भाबर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, तो दोस्तों मैंने शामिल, बस जितने मिले उतने मैंने शामिल कर लिया है। तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना। अगर पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।